नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इसी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच दिल्ली के एलजी का एक बड़ा बयान सामने आया और इसके बाद नई बहस शुरू हो गई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जेल से जो है वो सरकार नहीं चलने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। उनके इस बयान के बाद जो है आम आदमी पार्टी उन पर हमलावर हो गई और अब उनको दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उनके सपने पर पानी फेर दिया है। केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इससे केजरीवाल के लिए एक बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है और हम सियासी मामलों में न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। ये हाईकोर्ट का बयान है और ये कहते हुए उन्होंने दिल्ली के सीएम पद से अरविंद केजरीवाल को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि दिल्ली के सीएम जो है वो अरविंद केजरीवाल फिलहाल बने रहेंगे। अब ये केजरीवाल के लिए तो बड़ी राहत है, लेकिन बीजेपी इससे काफी टेंशन में आ गई, क्योंकि उनका असली प्लान ही यही था कि केजरीवाल को जो है वो सीएम पद से हटाया जा सके। अब आज दूसरी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। उनकी पेशी चल रही है, उन पर सुनवाई चल रही है, क्योंकि आज केजरीवाल की ईडी की कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है और हिरासत की मांग जो है करते हुए ईडी आज केजरीवाल को उन्होंने पेश किया है अदालत में। तो देखते हैं कि आगे की हिरासत ईडी को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन आज केजरीवाल कोर्ट में बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं, जिसको कल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि वो जो है आज कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे और बताएंगे कि आखिर शराब नीति घोटाले की जो पैसे थे वो आखिर कहाँ पे गए हैं। तो ये घोटाले का पैसे को लेकर जो खुलासा होगा वो क्या कुछ होगा, तो वो तो अभी सुनवाई चली रही है। तो हो सकता है कि जब तक हम चर्चा चले तब तक इस पर एक बड़ा फैसला आ जाए। तो क्या कुछ होगा हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, पहले हम देख रहे थे कि आज हम चर्चा करने वाले थे केजरीवाल के खुलासे पर, लेकिन फिर अचानक एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई कि हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, जो एक हिंदू महासभा की ओर से याचिका दी गई थी कि केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें जो मुख्यमंत्री पद है उससे हटा देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते, ये हमारा मामला नहीं है और दिल्ली के सीएम जो है वो केजरीवाल बने रहेंगे। क्या लगता है सर, भाजपा के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, सबसे बड़ा झटका तो वो एलजी साहब पे है, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपॉइंटेड हैं और आईएएस से अपनी पूरी नौकरी करने, पूरी आनंद लेने के बाद आज एलजी बन गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक बेंच ने निर्णय लिया था कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसको अधिकार होता है निर्णय लेने का, इन्होंने एक नया अध्यादेश लाके एलजी साहब को सारी ताकतें दे दी और अरविंद केजरीवाल के हर काम में बाधा डालना एलजी साहब का प्रथम कर्तव्य हो गया। अब असली मुद्दा यह है, अगर एलजी साहब ने चुनौती दी है कि मैं केजरीवाल साहब को नहीं रहने दूंगा, तो हटा दें, जरा हिम्मत हो तो केजरीवाल को हटा दें मुख्यमंत्री पद से। हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद कि कोई संवैधानिक संकट नहीं है, किसी प्रकार के संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कल ममता बनर्जी को फर्जी केस में आप ईडी आके अरेस्ट कर लेगी और फिर वो रिजाइन कर देंगी और इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के 1 महीने पहले स्टालिन को बंद कर देंगे, सिद्धारमैया को बंद कर देंगे, डीके शिवकुमार को बंद कर देंगे। मतलब ऐसे सारे लोग जो कि आपके खिलाफ हैं, उन सब लोगों को आप पहले तो ईडी के फर्जी केस में फंसाएंगे और उसके बाद उनको बर्खास्त कर देंगे, और जिससे कि पूरा उनके सारे बैंक अकाउंट्स में आप ताला लगा देंगे, उनको पैसा नहीं उपयोग करने देंगे, उनके लोगों को आतंकित करके अपने यहाँ पार्टी ज्वाइन करा लेंगे, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज देंगे। तो तानाशाही में इसके अलावा होता क्या है? तो एलजी साहब को ये थोड़ा समझना चाहिए कि जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल को जितनी सीटें मिली हैं, अगर एलजी साहब अगर समझते हैं कि जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी भी असेंबली सीट पे आके इलेक्शन लड़ लें, जमानत जब्त ना हो तो रही बात,
अगर ये जनता के हितैषी अपने को बचने का प्रयास करते हैं। इलेक्शन के पहले विपक्षियों को इस प्रकार से आतंकित करना, उनको परेशान करना, उनको फर्जी केसेस में फंसाना, ये सारी चीजें, और जिस प्रकार से कल पता चला कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल खतरनाक स्तर पे है, खतरनाक स्तर पे है। एलजी साहब भूलिएगा मत, अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया जवाब आपको देना पड़ेगा, ईडी को जवाब देना पड़ेगा। आप किसी जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं और जिस प्रकार से उसको आतंकित कर रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, ईडी वाले अधिकारी भी समझ लें उनको जवाब देना होगा और एलजी साहब को भी जवाब देना होगा। तो हाईकोर्ट ने जो उनका संवैधानिक कर्तव्य था उसका निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक संकट नहीं है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एलजी साहब होते कौन है? जनता ने चुने हुए हैं, जनता से चुने हुए हैं, कोई आईएएस अफसर हैं, रिटायर्ड है, और आज के तारीख में कृपा से अपनी जो मंडली है, जो भक्त मंडली है, उसके सदस्य होने के नाते एलजी बन गए हैं। तो हमारे अधिकारों का हनन एलजी साहब करेंगे? एलजी साहब जैसे लोगों को तो तुरंत आज के तारीख में अमित शाह जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोग जो कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और एक और राज्यपाल के बारे में आपने सुना होगा, वो उत्तराखंड के रहने वाले थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके बाद वो वहां के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा घूस ली, अब घूसी कहेंगे, जो चंदा लिया, उस स्कूल के लिए चंदा लिया जिसमें कुल मिला के 100 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये जो एलजी लोग हैं और ये जो राज्यपाल महोदय है, ये जो वसूली हो रही है, इसमें केवल राजनीतिक लोग नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। तो एलजी साहब अपनी ताकत ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे सारी शक्ति मेरे पास आए और चंदा बंदा बटोर के ये भी अपना निकल लें। देखिए, देश के लोकतंत्र की और देश के जो हमारी जनता है जिसने केजरीवाल को वोट दिया है, बंगाल की जनता जिसने दीदी को वोट दिया है, और हम ये भी मानते हैं यूपी की जनता जिसने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया है, स्टालिन या जो भी मुख्यमंत्री है, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन एलजी साहब कृपा करके अपने स्तर पे रहें, बहुत ज्यादा उछलने की कोशिश न करें। और अगर आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे सत्ता बदलने के बाद, एलजी साहब आपको बहुत बड़ा कष्ट होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी पद की गरिमा बनाए रखिए और इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त मत होइए। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। एलजी इस तरह के बयान तो देते ही रहते हैं। आपने देखा था कि जब दिल्ली को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ थी, तो वो अपनी बयानबाज़ी कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ ही हमेशा ही बोलते हैं। फिलहाल राव जेएमएनयू कोर्ट में पेशी है अरविंद केजरीवाल की। तो जब बाहर मीडिया कर्मियों ने उनसे कुछ सवाल किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, एक बार सुनाना चाहूँगी। सर बिल्कुल पीछे ही है सर, सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सर बिल्कुल पीछे ही है सर, सीएम सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। तो क्या जवाब देगी जनता इस बार चुनावों में? देखिए, मैं एक वृद्ध शिक्षक चादर फैला के देश की जनता से भीख मांगता हूं कि जनता अपने अधिकारों को समझे, वरना संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और निरंकुशता स्थापित हो जाएगी। जनता द्वारा चुने हुए विधायकों को, जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्रियों का अगर इस प्रकार से धमकी के माध्यम से उनको आतंकित किया जाएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं जनता से। और फिर मैं, देखिए, बाद में तो मैं बताने लायक स्थिति में नहीं रहूंगा अगर देश की ये, लेकिन चेतावनी आपको दे रहा हूं, जिस प्रकार से हर जगह ये लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय के विरुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, मेरे देश की छवि जिस प्रकार से अमेरिका में, जर्मनी में, पूरे विश्व में जिस प्रकार से धूमिल हो रही है मेरी भारत माता की, तो ये एक बिल्कुल सही बात है। जनता
अगर इस बार नहीं चेती, दोबारा लोकतंत्र भूल जाइएगा, संविधान भूल जाइएगा। वो जो अनंत हेगड़े जिसको टिकट नहीं मिला, उसकी बात पूरी हो जाएगी। कृपा करके अपने अधिकारों को समझें, और गरीब लोग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने अधिकारों को समझें, वरना आप लोग जो है, अब तो निर्मला सीतारमन भी कह रही है मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। माने जो देश की वित्त मंत्री है 3-4 लाख तो तनख्वाह मिलती है, कार उनकी फ्री है, खाना पीना फ्री है, समोसा वगैरह जो मीटिंग दिन में 6-7 मीटिंग हो जाती है, समोसा और सैंडविच उसमें खाते हैं लोग फ्री में, मकान इनका फ्री है, बिजली इनका फ्री है, यात्रा इनकी फ्री है, और 3-4 लाख की पेंशन मिलती है, 3-4 लाख की तनख्वाह मिलती है। अगर इनके पास इलेक्शन लड़ने की योग्यता नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, तो हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग हम क्या चुनाव लड़ेंगे? इसका माने निर्मला सीतारमन खुद ये स्वीकारोक्ति कर रही है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है इतनी भयंकर रूप से खराब हो गई है कि देश की 80 करोड़ जनता को केवल 5 किलो अनाज नहीं देना पड़ रहा है। देश के वित्त मंत्री के पास भी पैसा नहीं है। यही तो इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि देश की जनता को लूट लिया है। तो क्या गुजरात लॉबी, निर्मला सीतारमन जी, आप गुजरात को बिलोंग नहीं करती, क्या आपको भी पैसा नहीं दे रहे क्या? ये जो 7-8 हजार करोड़ की चंदा से घूस ली गई है, हास्यास्पद बयान है जैसा उन्होंने दिया। पहले वो कहती कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, उसके बाद वो कह रही मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा संभव है क्या? नहीं, उनके पति बताएंगे, उनके पति उनके साथ रहते हैं, वो तो रोज अपना बयान देते हैं, और बेटी उनके बारे में कहती है, पति उनके बारे में कहते हैं। अब पति और बेटी से ज्यादा तो कोई नहीं जानता है अपने घर के सदस्य को। तो असली मुद्दा यह है, यही बात तो हम लोग कहते आए हैं, 2 लोगों के अलावा 2 लोग, एक ही स्टेट के 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु की है निर्मला सीतारमन जी। अब तमिलनाडु वालों के साथ स्टालिन कह तो रहे हैं अन्याय हो रहा है, और निर्मला सीतारमन के साथ भी इतना अन्याय हो रहा है। यही तो एमपी विधायक कह रहे हैं कि भैया हम लोगों को पहले होता था, देखिए आप जाने, अगर किसी एमपी के यहाँ चली जाए घर में दिल्ली के अंदर, उनका 3-4 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तनख्वाह मिलती है 2 लाख रुपए, क्योंकि जो भी क्षेत्र से आता है उसको खिलाना पिलाना, उनका यात्रा, उनका रहना, इलाज कराना, सब कराना पड़ता है बेचारों। तनख्वाह से ज्यादा उनके खर्चे हैं। पहले तो इधर उधर बाएं दाएं कर लेते थे, अब वो सारा गुजरात लॉबी ले जाता है, इनको कुछ मिलता ही नहीं। इसीलिए लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अबे चुनाव लड़के अगर एमपी बन गए और ये लोग सत्ता में आ गए तो सब कुछ तो खुद खा जाएंगे, नीचे तक किसी को जाने ही नहीं देंगे, पैसा ही नहीं देंगे किसी। ये निर्मला सीतारमन जी का हिसाब किताब है। मतलब आप सोचिए, अगर देश के वित्त मंत्री की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है तो देश की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो गई। जी बिल्कुल सर। और अभी मैं देख रही हूँ कि कोर्ट में ईडी ने 7 दिन की रिमांड और मांगी है अरविंद केजरीवाल की, जैसे कि मनीष सिसोदिया और जो संजय सिंह है, या फिर जो उनके एक और मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी बार बार जो है मांगी जाती रही है रिमांड, और मिलती भी रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड भी 7 दिन की और मिल जाएगी, तो अब वो जेल में ही रहेंगे क्या? आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले क्या बाहर आना संभव है? देखिए, जेल में रहेंगे तो ये ज्यादा बीजेपी के लिए घातक होंगे, क्योंकि आज के तारीख में मैंने आपसे कहा था किसी दूसरे विषय पे चर्चा कर ले, आपने अरविंद केजरीवाल पे चर्चा की। इसलिए क्योंकि आज की तारीख में लोगों की मजबूरी है, अरविंद केजरीवाल केंद्र बिंदु बन गए हैं। हिंदू मुसलमान पे अब डिस्कशन नहीं हो रहा है, अब मंदिर मस्जिद पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, अब ज्ञान वापी पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। सारा का सारा डिस्कशन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और 31 तारीख की मीटिंग, इन चीजों पे हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल आईटी के पढ़े हुए हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं। तो मोदी जी के गुरु निकल रहे हैं वो। मेरे ख्याल से जो वो है मोदी जी हैं, वो तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल लगता है पीएचडी हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं, किसी और चीज में पीएचडी हैं, क्योंकि जो इनके गुरु मंत्र हैं माननीय मोदी जी के, उससे बड़े गुरु मंत्र चक्रव्यूह रचना वो जानते हैं। तो उन्हें जेल में रख के अब और ज्यादा अपनी मुश्किल पैदा हो रही है, क्योंकि जनता ये पूछ रही है ना भैया कि अगर तुम्हारे पास प्रूफ है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई गड़बड़ी की है, अगर उसका शराब कांड में कोई लेना देना, 7 दिन कम होते हैं क्या? 6 दिन कम होते हैं क्या? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। 6 महीने के बाद तुम उन्हें छोड़ दोगे इलेक्शन के बाद। अच्छा, इस बीच में तो स्टालिन, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, सबको उठा के बंद कर दोगे और उसके बाद उनको इलेक्शन लड़ने। लेकिन तो ये जनता का कर्तव्य है, इसलिए जनता से भीख मांग रहा हूं, जनता से चादर फैला के हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूं। वृद्ध आदमी हूं,
मैं जानता हूं कि सर जनता अभी को एक मेरी बात बहुत पे ही वैसा कमेंट आया, एक ने किया है कि इस दिल्ली वाले एलजी से तो हमारा एलजी का टीवी बढ़िया है, क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं नहीं, एलजी का टीवी तो चलिए, वो तो उसका एक मोल होता है, आप देते हैं आपको मिलता है। ये तो अरे भाई आईएएस हो यार, तुम्हें रिटायर्ड आईएएस हो, पैसा मिल रहा है, गाड़ी है, घोड़ा है, अपना बड़ा कोठी है, सब इज्जत है, सब आपको महामहिम कह के बुलाते हैं। आप ये कहां प्रपंच में फंसे हुए हो? अरे अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक, देखिए राजनीति कोई आसान काम नहीं है निधि। हम लोग को लगता है कि राजनीति बहुत आसान काम है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले उनकी ऐसी की तैसी किए रहते हैं। वो बीजेपी के एमपी को छोड़ दीजिए, अब वो कंगना रनावत अगर मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, मान लीजिए बन गई मंडी से, कंगना रनावत से मिल पाएगी जनता? अरे कंगना रनावत तो जाके अपना मुंबई में 3-4 करोड़ की फिल्म शूटिंग करेंगी, उनके पास कहाँ टाइम है खलंजा ठीक कराए और नाली ठीक कराए और सड़क ठीक कराए। मंडी का जो लोकल आदमी है वो तो ठीक भी कराएगा। कंगना रनावत को भेज दिया, अरुण गोविल को भेज दिया, कहीं वो नवीन जिंदल को भेज दिया। अब नवीन जिंदल की 70-80 हजार करोड़ की नेटवर्थ है, वो आदमी जो है वो लोगों का खलंजा ठीक कराएगा? भाई नेता का काम तो यही होता है ना कि आने जाने की व्यवस्था कर दे, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए, कुछ अपना इलाज विलाज में मदद हो जाए एम्स में। और ये नवीन जिंदल साहब जैसे लोग, अरबपति करोड़पति, कोयले के बारे में बीजेपी उन पे आरोप लगाया करती थी, कंगना रनावत जैसी लोग, ये अपनी हेमा मालिनी जैसे लोग। अब मान लीजिए मैं मुंबई जाऊं हेमा मालिनी जी से मिलने, क्या मैं हेमा मालिनी जी से मिल पाऊंगा? लेकिन हाँ, मेरा जो एमपी है जिसको मैंने जिताया है, उसको रात को 11 बजे भी उठाने की मेरी औकात है, क्योंकि वो आदमी जानता है कि अगर ज्यादा पंगेबाजी करेगा, फोन नहीं उठाएगा, अटेंड नहीं करेगा, तो ये जो है बवाल मचाएंगे, मुझे इलेक्शन हरा देंगे। अरे आप इसलिए थोड़ी चुन रहे हैं कंगना रनावत को या हेमा मालिनी को कि वो आपका काम कराएंगे या क्षेत्र का विकास कराएंगे। वो तो हीरो हीरोइन, अबे हीरो हीरोइन जाके अपना एक्टिंग करो यार, तुम राजनीति में क्या करने आ गए हो? जी बिल्कुल सर। और अभी जो है अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी तक मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं माना है, तो जबरदस्ती मुझे जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। और ईडी अधिकारियों को वो धन्यवाद कह रहे हैं और वो भी पूछ रहे हैं कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है, मेरा दोष क्या है? दोष सिद्धि नहीं हुई अभी तक, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी ये बातें कोर्ट सुनेगा या फिर ईडी की बात सुनेगा? देखिए मुश्किल तो ईडी अफसरों की और हो गई है, मुझे लगता है, मेरे पास प्रूफ नहीं है ना, मेरे पास, मैं घर से बहुत ज्यादा निकलता हूं। उन्हें शाह जी भी डांट रहे होंगे, यार तुमने ये केजरीवाल को अरेस्ट करके हमारी ऐसी की तैसी करवा दी। सारा हमारा जो नैरेटिव था, सारा हमारा जो फोकस था राम मंदिर पे और हिंदू मुसलमान पे और ईद बकरीद पे, शमशान और वो पता नहीं क्या क्या बोला करते थे वो, ऐसे ऐसे कपड़ों से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, टीके से पहचान लेते हैं, वो सारी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। आज के तारीख में सारे चर्चा का केंद्र बिंदु जो है वो एक आईटीएन हो गया है, वो भी आईटी खड़गपुर का, जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट जो वहां का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। तो मेरे ख्याल से आज के तारीख में ईडी वाले दोनों तरफ से डांट खा रहे हैं, बल्कि 3 तरफ से। एक कोर्ट भी उन्हें डांट रहा है, फिर सारी जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, और अमित शाह साहब जो हैं, गुजरात के जो रहने वाले हैं और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री हैं, वो भी डांट रहे, तुमने यार सारा नैरेटिव खराब हमारा कर दिया। जी, बिल्कुल सर। अभी फिलहाल तो केजरीवाल बोल रहे हैं और क्या कुछ होगा वो भी पूछ रहे हैं कि क्या गिरफ्तार करने के लिए अब कोई पुख्ता आधार है क्या? और जो 7 दिन की रिमांड माँगी जा रही है, उसमें आखिर मुझसे ऐसा क्या नया पूछ लिया जाएगा, जो मैंने अभी तक बताया नहीं है? फिलहाल सर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है इस बारे में जिसको लेकर वो कह रहे थे। अभी तो सर काफ़ी सारी चर्चाएँ देश में चल रही हैं, जैसे कि बेरोज़गारी को लेकर एक नया आंकड़ा आया है, आपने देखा होगा, क्योंकि युवाओं को लेकर सरकार तो बहुत बड़े-बड़े दावे करती है कि देश में रोजगार यहाँ तक पहुंच गया है और क्या बोलते हैं इतने करोड़ हम रोजगार देंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो हम लोगों के सामने है। और अब इस बीच जो है वो आईएलओ की एक रिपोर्ट आई है, उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि देश में 83% युवा बेरोजगार है। आप सोचिए कि 83% कितनी बड़ी मात्रा में जो युवा है वो बेरोजगार है और केवल 17% लोगों के पास रोजगार है। तो ये तो जो है सरकार के दावे को सीधे सीधे खोखला साबित करता है। और आपको लगता है
कि जब मोदी जी दावा करते हैं कि इतनी बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और भारत को जो है 2047 तक विकसित बनाने की बात करते हैं, और उसके बाद जो है अगर एजुकेशन सिस्टम को ही नहीं ठीक किया जाएगा तो फिर ये कैसे हो पाएगा विकसित भारत का सपना? देखिए, ये तो आप मेरी एक चेतावनी मान लें, क्योंकि अर्थशास्त्र का मैंने अध्ययन किया हुआ है। अगर ये दोबारा सत्ता में लौट गए, 87% नहीं 98% बेरोजगार हो जाएंगे। अखिल स्वामी और निधि तिवारी भी 5 किलो अनाज की लाइन में लगेंगे। हमारा यूट्यूबर्स का तो जॉब खत्म हो ही जाएगा। आज के तारीख में लाखों लोग यूट्यूब के माध्यम से अपनी बेचारे वीडियो बनाते हैं, लोग उसको देखते हैं, हम पे कृपा दृष्टि रखते हैं, थोड़ी बहुत हम लोगों के खाना पीना चल रहा है, वरना बाकी तो इनकम कुछ है नहीं, क्योंकि महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा। यूट्यूब से कुछ कमाई कर लेते हैं, वो यूट्यूब से भी कमाई बंद हो जाएगी। ये 98% केवल गुजरात वाले कुछ बड़े बड़े पूंजीपति या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे या देश में बड़ी बड़ी संपत्ति और सौदा कर लेंगे। देखिए, अगर आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए, अगर आपको अग्निवीर का समाप्ति चाहिए, अगर देश के अंदर धार्मिक सद्भाव चाहिए, अगर दूसरों के प्रति जो घृणा भाव अंदर भरा गया है, जो आप समझ नहीं रहे हैं, देश के अंदर आग लगा रहा है, देश को तोड़ रहा है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, शिकायत मत कीजिएगा। अगर मैं जीवित रहा तो उसके बाद शिकायत मत कीजिएगा कि स्वामी साहब आपने चेतावनी नहीं दी थी। शिक्षक हूं, मेरा काम है सत्य बोलना। अगर टीचर झूठ बोलने लगे, उससे ज्यादा दर्दनाक और खराब दिन नहीं हो सकते हैं। तो मैं सच बोलूंगा, नौकरियां छूट जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी अडानी जी के यहाँ कराएंगे और इसके अलावा कोई रोजगार नहीं देंगे। आज के तारीख में इन्होंने ये भी एक जो बदला है ना, कुछ कहते हैं हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 5.6% हो गया। इन्होंने कर दिया है कि अगर बेटा अपनी माँ का भी घर में थोड़ी मदद कर देता है या बाप के खेत में फावड़ा चला देता है, चाहे उसे तनख्वाह मिले ना मिले, वो एम्प्लॉयड माना जाएगा। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये कम बताते रहते हैं। ये हेरा फेरी करते हैं, जैसे सड़क पे करते हैं ना। पहले 1 किलोमीटर सड़क बनती थी, 8 लेन की बनती थी, तो 8 लेन में 1 किलोमीटर माना जाता था। अब इन्होंने क्या किया कि नहीं, हर लेन का 1 किलोमीटर माना जाएगा, तो 8 किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से जनता को ये झूठे प्रचार और प्रसार जो हैं, आप उसी तरह ठगे जाएंगे। जैसे बाद में कहा गया 15 लाख एक जुमला था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष एक जुमला था। जुमलेबाजी में मत फंसिए, सजग हो जाइए। अपने अधिकारों के प्रति संविधान की बचाने की और लोकतंत्र को बचाने का कर्तव्य है आपका, और नहीं तो आपकी अगली पीढ़ियां जो है वो झेलेंगी। अखिल स्वामी को दोष मत दीजिएगा, इस वीडियो को संभाल के रख लीजिएगा। अगर आप चूके, उसके बाद मुझे दोष मत दीजिएगा। जी बिल्कुल सर, और हम लौटते हैं अपने विषय पर केजरीवाल को लेकर, क्योंकि ये तो हमारे एक यूजर ने सवाल किया था, तो मैं उसी का जवाब आपसे लेना चाह रही थी। लेकिन जो जज है वो केजरीवाल से लिखित में बयान देने को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप लिखित में दे सकते हैं ये सारी चीजें जो आप बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईडी जो है वो दबाव में काम कर रही है। केजरीवाल इस तरह के बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं मेरा नाम केवल 4 बार सामने आया है और उसमें भी मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं सिद्ध हुए हैं। इसके बावजूद मुझे मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की मंशा सिवाय मुझे गिरफ्तार करने की और कुछ नहीं थी। भाई देखिए, मैं वैसे बहुत ज्यादा मुझे कानूनविद नहीं हूं, मुझे कोर्ट की कार्रवाई के बारे में पता। माननीय हाईकोर्ट के जज साहब ऐसा करें कि जो वो है ना रेड्डी, जो बताता है उसके कमर में दर्द है, उसको कोर्ट में बुलवा लें और उसे बताएं कि ये बताओ भैया, तुमने ये जो तुम्हें पहले कैद किया गया, पहले 4 बार तुमने स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल का नाम तुमने नहीं लिया, अरविंद केजरीवाल को तुमने कुछ, और उसके बाद तुमने 5 करोड़ रुपए दिए, फिर उसके बाद तुमने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, फिर तुमने और कुछ पैसा दिया, उसके बाद तुम छूट गए। तो बताओ, अरविंद केजरीवाल के अगर थे, तुम काली कार में गए थे, वो अच्छा, अगर उसने कहा है कि उसने घूस दी है, मान लीजिए, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको पीठ में दर्द है, अगर मान लीजिए केजरीवाल का तो ब्लड शुगर लेवल जो है, ये कोर्ट में चेक करा लीजिए, उसका ब्लड शुगर लेवल खतरनाक स्तर पे है। अब सोचिए, देश की सुरक्षा के बारे में सोचिए। अगर मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वास्थ्य को कुछ हो जाए, या अमित शाह जी के स्वास्थ्य को कुछ हो जाए, या अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाए चुनाव के पहले, और इस प्रकार षड्यंत्र के तहत हो जाए, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। देश में अराजकता फैल जाएगी, देश का नुकसान नहीं होगा क्या? पाकिस्तान और चीन उसका फायदा नहीं उठाएंगे क्या?
तो उनका तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ब्लड शुगर, कल कोई बता रहा था 50 के लेवल पे ब्लड शुगर लेवल पहुंच गया, जो कि कोमा में जा सकते हैं वो। तो भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको स्वास्थ्य लाभ हो, देश के किसी राजनीतिक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब ना हो। मोदी जी भी 100 साल जिए, अमित शाह जी भी 100 साल जिए, अरविंद केजरीवाल भी 100 साल जिए, लेकिन देश की अगर सुरक्षा की आप बात करते हैं और उसके बाद एक आदमी कमर में दर्द कर रहा है, उसको आपने बेल दे दी इस आधार पे कि उसका स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि उसने 50 करोड़ रुपए 55 करोड़ रुपए पता नहीं कितने पैसे जो है चुनावी बॉन्ड में दे दिए। और अरविंद केजरीवाल यही तो पूछ रहे थे हर संबंध में, मैं एक्यूज्ड हूं कि मैं विटनेस हूं? अरे जब जो एक्यूज्ड है पहली 3-4 बार की पेशी में ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल को मैं नहीं जानता, आम आदमी पार्टी को नहीं जानता, तो अचानक उन्हें सुर क्यों बदला? अच्छा सुर बदला तो प्रूफ दे दे कि मैंने पैसा दिया है। अच्छा तुमने इनको पैसा दिया है तो बीजेपी को पैसा क्यों दिया है? इसका माने उसको अरेस्ट ही इसलिए किया गया था कि वो आतंकित होकर बीजेपी को पैसा दे और उसको छोड़ दे। लेकिन एक कंडीशन और लगा दी गई, तुम केजरीवाल को और फंसा दो। तो केजरीवाल, अच्छा नार्को टेस्ट हो जाए, अरविंद केजरीवाल का भी नार्को टेस्ट हो जाए और रेड्डी साहब का भी नार्को टेस्ट हो जाए। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, जनता के सामने पर्दाफाश हो जाएगा। तो या बल्कि जिन लोगों ने उससे शरद चंद्र रेड्डी से वो गवाही ली है, उनका भी नार्को टेस्ट हो जाए। अरे भाई, देश की जनता को अधिकार है उसको सच्चाई जानने का। अगर इस प्रकार का चरित्र हनन होगा तो कैसे अच्छा लगेगा बताइए। वो कंगना रनौत जो है वो मंडी की से जो बीजेपी की वो है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ी योग्य कलाकार हैं, वो अच्छी कलाकार हैं। उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के लिए जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, कितने अभद्र भाषा का उपयोग किया था, उन्हें पॉर्न स्टार कहा था। आप बताइए, ये कंगना रनौत को ऐसी बात को लेकर सर सफाई भी दे रही हैं कि आखिर आप लोग को इन जो आइटम सॉन्ग से उनसे दिक्कत नहीं है, तो आपको पॉर्न स्टार कहने से क्या दिक्कत है? ये आपको नहीं लगता कि आइटम सॉन्ग और पॉर्न स्टार का कंपैरिजन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया? अरे कंगना रनौत ने रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोला है। जनता नहीं समझ रही है, ओबीसी एससी एसटी नहीं समझ रहे हैं, हमारे जैसे सवर्ण जो कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इस लेडी ने, इस बड़ी कलाकार ने जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोला है, ये कहती है 2014 के बाद देश को आजादी मिली और भीख में मिली थी जो महात्मा गांधी को, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने दिलवाई थी। मैंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह का सबका अपमान करती है। इस लेडी को अगर आप अपना एमपी चुन लेंगे तो मंडी की जनता, मैं क्या करूं, आपको बधाई देनी पड़ेगी जो भी है। अरे अच्छे कलाकार हैं कंगना रनौत, जाके एक्टिंग करें मुंबई के अंदर, उनकी पिक्चर मैं भी देखूंगा। चलिए मैं गारंटी दे देता हूं, अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आपकी पिक्चर 10 बार देखूंगा और अपनी फोटो आपको ट्वीट करूंगा जिससे आप देख लेंगे मैं पिक्चर देख रहा हूं। अरे कलाकार हो, कलाकार का काम करो यार। जनता का काम करने के लिए बीजेपी के किसी लोकल नेता को इलेक्शन लड़ा दो, अभी भी टाइम है, विड्रॉ कर ले अपना नॉमिनेशन। जी, बिल्कुल सही बात है सर। और जिस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उसको लेकर भी जो है बवाल मचा हुआ है। मैं आपको एक और बयान सुनवाना चाहूंगी। आतिशी ने आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि वो आज आकर पब्लिक में ये घोषणा करें कि 2741 करोड़ रुपए जो हमें ऐसी कंपनियों से मिले हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है, उसको हम प्रचार में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम चुनाव में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम देश की जनता में बांटेंगे, हम किसी चैरिटी में देंगे, हम स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए गरीबों को देंगे। उदाहरण के तौर पे, और ये सब जानते हैं कि एक एक करके जिन जिन कंपनियों पर सीबीआई ईडी ने रेड किया, उन्होंने कुछ दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया। सबसे पहले और सबसे नामी शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी, जिनको 10 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर शराब कारोबारी शरद रेड्डी ने
55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये तो भ्रष्टाचार का पैसा हुआ। इनको तो ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो मोदी जी के अनुसार ये पैसा तो देश की जनता में जाना चाहिए, उनको तो कोई कानून नहीं रोकता। तो मैं आग्रह करूंगी कि आज ही जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये घोषणा करें कि जो 55 करोड़ रुपया शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उनकी ईडी के गिरफ्तारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी आज डिक्लेयर करे कि वो इस भ्रष्टाचार के पैसे को चुनाव में नहीं इस्तेमाल करेगी। तो आपने देखा कि आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है, आपने देखा कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो भी लगातार कभी भी भाषण देती है तो वो रोने लगती है। तो क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भाजपा को झारखंड में महंगी पड़ने वाली है या उतना असर नहीं पड़ेगा? क्या अनुमान है कि अगर दिल्ली और झारखंड में असर पड़ेगा और अन्य राज्यों यानी कि एमपी, यूपी, राजस्थान में भी थोड़ी थोड़ी सीटें अगर कट गई तो क्या मामला अटक सकता है? देखिए, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अगर ईवीएम किसी घोटाला नहीं हुआ, अगर बेईमानी नहीं हुई, ये पैसा बंद कर दे, चुनाव न करने दें, जेल में भेज दें सबको, तो भी चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, जो हेमंत सोरेन की पत्नी कर रही हैं वो कोई भी हिंदुस्तानी हिंदू धर्म को मानने वाली या मुसलमान धर्म को मानने वाली या किसी भी धर्म और जाति को मानने वाली, ये पति और पत्नी के बीच के जो संबंध है वो दाम्पत्य जीवन विश्व का सबसे सुंदर संबंध है। और वहां पे एक पत्नी रोएगी नहीं तो बेचारी क्या करेगी? संजय सिंह की पत्नी भी रो रही है, मनीष सिसोदिया की पत्नी भी रो रही है, सत्येंद्र जैन की पत्नी भी रो रही है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी बेचारी, मनीष सिसोदिया की पत्नी की तो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है। कोई भी पति अपनी पत्नी की व्यथा से व्यथित होगा। और ये जो हो रहा है, और ये मानी बात है कि हिंदुस्तान की आधी आबादी को ये समझना चाहिए, ये बेटियों पे अत्याचार, सड़क पे घसीटने वाले लोग हैं, ये मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, ये लखीमपुर के अंदर किसानों को कुचलने वालों के साथ हैं, ये बिजनौर में, उन्नाव के अंदर जिस प्रकार की दर्दंगी हुई है उसके साथ देने वाले लोग हैं। तो अगर जनता नहीं चेती तो मैं ये समझता हूं जो भी संवेदनशील व्यक्ति है, जो भी धार्मिक व्यक्ति है, बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, जो भी धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, आपके धर्म के अंदर ये सिखाया गया है कि इस प्रकार से अगर शोषण हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर कोई आपका शोषण करता है तो जितना दोष शोषण करने वाले का है उससे ज्यादा दोष शोषण सहने वाले का है। अरे सामना कीजिए, लड़िए। भगवान श्री कृष्ण ने भी और भगवान श्री राम ने भी जब नारी के सम्मान के साथ अन्याय हुआ था अपनी पत्नी के लिए, श्री राम ने देखिए कितने कष्ट सहे, और श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाने के लिए कितने कष्ट सहे। और सारा महाभारत और रामायण जो है वो इसी व्यथा से जुड़ा हुआ है। तो आज हेमंत सोरेन की पत्नी जो कर रही है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो कर रही है, हैट्स ऑफ टू देम। हर पत्नी, हिंदुस्तान की हर पत्नी किसी धर्म और जाति संप्रदाय की हो, वो अपने पति के लिए ऐसा ही करती है। भाई शाह साहब का क्या ऐसा है, उन्होंने तो अपने बेटे को बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बनवा दिया। उनके जीवन में तो आनंद ही आनंद है, उन्हें क्या परेशानी है? भाई बेटे को आप बताइए ना, एक बीसीसीआई में तो करोड़ों हजारों करोड़ का हिसाब किताब है, और हमारे देश का जो क्वालिफाइड एमबीए है, इंजीनियर है, उनको 50-60 हजार की तनख्वाह के लिए बेचारा सड़क पे घूमता रहता है, वो भी नहीं मिल रही है। वो भी अडानी की यहाँ जाके 15,000 12,000 की उसको नौकरी करनी पड़ रही है, वो भी स्थिर नहीं है। और अमित शाह के बेटे साहब जय शाह जो है वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बन के पूरे विदेश में जाके मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये अन्याय हो रहा है। अन्याय का विरोध करना किसी भी देश के नागरिक का मौलिक सिद्धांत होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। मेरा तो केवल जनता से, श्रोताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने हितों के प्रति और मोहब्बत के प्रति, अपने भारत माता के ऋण से उसे अपने को उऋण कराने के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है, तानाशाही को एक्सेप्ट मत कीजिए। जिस प्रकार का नंगा नाच हो रहा है लोकतंत्र के साथ, उसका साथ मत दीजिए, विरोध कीजिए, वरना फिर झेलेंगे। और मेरे पास मत आइएगा, कोई ये न कहे स्वामी जी, और ये वाली वीडियो संभाल के रख लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं। उसके बाद आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो एमएसपी की गारंटी ले लीजिए, अग्निवीर को खत्म करा दीजिए, और
विधवा पेंशन ले लीजिए, वृद्धों की पेंशन ले लीजिए, 50% जो सीनियर सिटीजन को रेलवे रिजर्वेशन में कंसेशन मिलता था वो ले लीजिए, या इसी प्रकार का ये आडंबर और पूंजीपतियों की दलाली का जो कार्यक्रम हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो गया है, भारत माता के जो आपके ऊपर ऋण है उसको वापस करना आपका कर्तव्य है। बिल्कुल सर, ठीक बात है। और आप ही तो अभी तो हम लोग 15 लाख वाला जुमला भूले भी नहीं थे। पहले उन्होंने कहा था कि विदेश से काला धन लाऊंगा, फिर 15 लाख सबके खाते में आएंगे, और अब उनका एक नया बयान आया। वो कह रहे हैं कि ईडी द्वारा भ्रष्टाचारियों की जब्त की गई संपत्तियां और पैसा जो है वो गरीबों को लौटाया जाएगा। कब लौटाया जाएगा सर, और कौन से भ्रष्टाचारी वो जो बीजेपी में शामिल हो गए उनके पैसे? देखिए, आज हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने पहली बार यह कहा है कि ये चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, बाकी जगह उन्होंने ये कहा होगा कि ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी को जेल भेजा गया होगा। यहां तो असंवैधानिक बता दिया, इसका माने गैर कानूनी है, ये तो खुला। अच्छा, इसका माने अगर शराब नीति बनाने की वजह से अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, तो एक असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड का कानून बनाने के लिए बीजेपी दोषी क्यों नहीं है? मोदी जी को और जितने भी लोग कैबिनेट में हैं और जिन्होंने भी उस दिन वोटिंग की थी, वो सारे लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में बंद क्यों नहीं कर देना चाहिए? भाई, अगर नीति बनाने पे ही आपको निर्णय लेना है तो नीति तो आपने बनाई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह दिया। इसका माने ये अभी किसी ने नहीं कहा शराब नीति असंवैधानिक थी। शराब नीति अच्छी थी, खराब थी, वो विवेक हो सकता है, निर्णय आपका जीवन में कोई गलत हो जाए उसके लिए कोई लेकिन इसको तो असंवैधानिक कहा गया है। इसका मतलब इस नीति को बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड बनाने वाले जितने भी मंत्री हैं और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया है, उन सबको उनकी संपत्ति को सीज किया जाए और गरीबों में बांट दिया जाए। बिल्कुल सर, ठीक बात है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी है वो कह रही है कि 100 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, और जो है केजरीवाल का जो बयान है वो जांच का विषय है, जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि ये केवल आम आदमी पार्टी को जो है रोकने की साजिश है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। अब कुछ ही देर में जो है केजरीवाल के रिमांड पर फैसला भी आने वाला है, तो ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है जिस तरह से ईडी और केजरीवाल लगातार बयानबाजियां कोर्ट में कर रहे हैं, और जो है कोर्ट की फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। देखिए, कोर्ट तो रिमांड दे देगा। देखिए, कोर्ट के पास ये जो ईडी के केसेस होते हैं, सीबीआई के केसेस और पुलिस केसेस और इनकम टैक्स के केसेस अलग होते हैं। ईडी के केस में ये सिद्ध करना है अरविंद केजरीवाल को कि उन्होंने घूस नहीं मांगी। अनिल देशमुख ने उन पे आरोप लगा था, 13 महीने जेल में रहे, बाद में कोर्ट ने कह दिया कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। संजय राउत भी बाहर आ गए, ये भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये इलेक्शन के 4 महीने बाद इनको एक प्रकार से क्रिपल करने के लिए ये अरेस्ट किया गया था, और क्रिपल करने के बजाय अरविंद केजरीवाल और फेमस हो गए। भाई, हम जैसे लोगों की भी केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से कोई सहानुभूति नहीं थी। आज के तारीख में मैं जिससे बात करता हूं सबकी सहानुभूति केजरीवाल के प्रति हो गई है। उनकी पत्नियां जो बेचारी 2-2, 3-3 साल से अपने पति के वियोग में, आपने तो जो भगवान श्री राम को जिस प्रकार का वियोग हुआ था वैसे उस प्रकार का तो मैया सीता ने वियोग सहा, उसी प्रकार का वियोग इन सबकी पत्नियों के साथ झेला रहे। सत्येंद्र जैन से क्या प्रूव कर लिया आपने 3 साल जेल में रख के? मनीष सिसोदिया से 1 साल में क्या प्रूव कर लिया? इसका माने 1-2 साल आप अरविंद केजरीवाल को बंद रखना चाहते हैं। अरे, आपके पास अगर कोई प्रूफ है, अगर वो शरद चंद्र रेड्डी के पास प्रूफ है, अरे वो 100 करोड़ का कैश लेके आया था क्या? कैश कैरी करना इलीगल है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते दोबारा आप? बैंक से निकलवाया था, कहां बैंक से निकलवाया था, किस बैंक से निकलवाया था? 100 करोड़ का प्रूफ दे। कहीं ट्रेवल किया होगा, कहीं मिला होगा, किससे मिला होगा, किस जगह मिला होगा, सीसीटीवी में होगा, कुछ तो होगा भाई, असली इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसका मतलब यह है आपको लोकतंत्र जो संविधान की हत्या करनी है उसके लिए आप बहानेबाजी कर रहे हैं। जी सर, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि केजरीवाल की रिमांड पर फैसला जो है वो सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब कुछ देर बाद जो है वो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
तो जहां तक तो जाहिर है कि ईडी को रिमांड मिल जाएगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंतजार करने वाली। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए, बेहद सार्थक चर्चा रही। आज हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। तो आप देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर आज कोर्ट में क्या कुछ होगा। अब कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब धीरे धीरे बयान भी बाहर आएंगे कि कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था, केजरीवाल ने क्या कहा, क्या वो जो खुलासा करने वाले थे वो हुआ है या फिर नहीं, और कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगी जो ईडी ने 1 हफ्ते की और रिमांड मांगी है। तो कुछ ही देर में सारा कुछ फैसला आ जाएगा। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।